अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की सियासत का भी आजकल दिलचस्प सूरत हाल है। किसी को धचका है, किसी को कड़का है, किसी को उम्मीद का तड़का है और उसी सहारे है कि मामलात बहे चले जा रहे हैं। अब आज जो है खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम तरीन उनके लीडर थे, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल शेप देने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, परवेज़ खटक साहब, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है और उन्होंने उस पार्टी का नाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस रखा है और उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पैमाने पर जो MPAs, MNAs और वज़रा हैं वो शामिल हुए हैं। और ये बात कही जा रही है कि जिस पार्टी ने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की, परवेज़ खटक ने एक झटके में उनका तकरीबन कम अज़ कम लीडरशिप की हद तक जो है वो सफाया कर दिया है। बाकी मामलात तो आगे की और इंतखाबात की बात है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं बड़े वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि वक्त से पहले जा रहे हैं, 90 रोज़ का प्लान इंतखाबात का दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ साथ उनके वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो फरमाते हैं कि हालात को देख के फ़ैसला होगा। इतनी पार्टियों का मजमुआ है ये हुकूमत, मुशावरती अमल जो है वो होगा और मुशावरती अमल के मुताबिक फ़ैसले किए जाएंगे। अब देखना ये है कि जिस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये बात कह रही है कि इंतखाबात में कुछ ताख़ीर हो जाती है तो हो जाए, लेकिन मरदमशुमारी, हल्का बंदियाँ और वोटर लिस्टें जो हैं वो जब तक सही तरीके से मुरतब नहीं होती, इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं है। MQM जो है वो ऐसे ही नहीं बोलती और यूं ही कोई बात नहीं करती। ज़ाहिर है इस वक्त जो गुफ्तो शनीद हो रही है सियासी सतह के ऊपर, वज़ीर आज़म की सतह के ऊपर, बड़े वाज़ेह हैं कि इंतखाबात जो हैं वो अपने वक्त पर होने जा रहे हैं। और ज़ाहिर है जब वक्त से पहले आप जाएंगे तो उसके नतीजे में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात जो है वो आइन के मुताबिक करवाना ज़रूरी है। लेकिन हालात भी देखने हैं, मामलात भी देखने हैं और फिर तसलसल भी देखना है और उस तनाजुर में फिर फ़ैसला होना है कि क्या सूरत हाल जो है आगे दरपेश होगी। और यही वजह है कि इबहम पाया जाता है और इस इबहम के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू जो है वो फिर सुनाई देती है। क्या मामलात हैं, किस तरीके से ये सारा खेल जो है वो आगे बढ़ेगा और हालात जो हैं वो क्या रुख इख्तियार करेंगे, ये वो मौजू है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक रजवाना साहब, सीजन पॉलिटिशियन हैं, साबिक़ गवर्नर पंजाब रहे, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह हैं पिलडैट के और पाकिस्तान की सियासत और सियासी तारीख़ के हवाले से उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी एक बहुत बड़ा काम है। रफ़ीक रजवाना साहब, ये फरमाइएगा कि मैंने जैसे कहा कि सूरत हाल जो है वो अब बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, बीच में तहरीक इंसाफ भी होगी, फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ये क्या आपको दिखाई दे रहा है कितना चैलेंजिंग है मुस्लिम लीग नवाज़ या दीगर उन सियासी जमातों के लिए जिनको एक ऐसी सूरत हाल में वो आगे हैं जहाँ पे अब उनको मकबूलियत का मुकाबला करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल साहब को, महबूब बिलाल साहब को मेरी तरफ से सलाम। गुजारिश ये है कि पहले तो हमारे लिए कोई ये इलेक्शन ऐसा चैलेंज नहीं। पाकिस्तान में जो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ बड़ी जमात थी, नो डाउट इन इट। और उन्होंने अपने साथ कुछ किया या सुइसाइडल उन्होंने अटैक किया अपने ऊपर, जो भी किया वो भुगत रहे हैं और शिकस्त और रेख्त का शिकार हो। और ये बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के बड़ी अजीब सी बात है कि सब चूरी खाने वाले मजनू जो थे ऐसे भागे कि फिर पता नहीं चला कहाँ गए।
माजरत के साथ। अब बाकी जो पार्टियां बनी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनी है, तो अब पाकिस्तान की सियासी तारीख में जाएं तो जब बड़ी पार्टियां टूटती हैं उनमें से कई जमातें बनाई जाती हैं, मगर उनका अंजाम आपने देखा और तारीख के औराक गिरदानिए और उनको खोल के देखिए तो बात समझ आ जाएगी। अवाम बड़ी जमातों के ज़हनी तौर पर डिवाइडेड हैं, उनके वोट्स हैं, उनका ज़हन बड़ी जमातों के साथ है। उसके बाद इलेक्टेबल्स कुछ हैं, वो हर इलाके में इलेक्टेबल्स होते हैं, जो इलेक्टेबल होने के नाते ये मैं बड़ी एम्फेसिस से गुजारिश कर रहा हूँ, इलेक्टेबल होने के नाते उनको हर जमात कबूल कर लेती है। वो हर हुकूमत में वजीर भी रहते हैं। वो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो पार्टियों की ज़रूरत होते हैं, पार्टियाँ उनकी ज़रूरत नहीं होती है। टर्न कोर्स भी कहते हैं कुछ लोग उनको, बहरहाल माज़रत के साथ। मैं तो ये कहूँगा कि वो इलेक्टेबल्स अपनी जगह पे हैं। अवाम को चाहिए और सियासी पार्टियों, बड़ी सियासी पार्टियों को चाहिए कि इस तरह की जो रिवायत आ रही है, उनको अपने अंदर ना आने दें। हर जमात के अंदर पुराने कैंडिडेट्स हैं, उनके मुखलिस वर्कर हैं, उनके मुखलिस लोग हैं, जो साल से उनके आजमाए हुए हैं, उनके कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं पर तकिया करें और पॉलिटिक्स को और पाकिस्तान की सियासत को एक साफ सुथरी सियासत बनाएं। ठीक है। बाकी ये जमातें बनती रहती हैं, देखना ये है कि वोट बैंक किसके पास है। है। वोट बैंक जिन जमातों के पास है, उन जमातों के नामजद कैंडिडेट ही मुकाबला करेंगे। और पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक पॉपुलर वोट है, पॉपुलर बयानिया है। बेशक 15 महीनों में महंगाई भी हुई, मसाइल भी हुए, मगर जिस जिस मेहनत से, जिस डिटर्मिनेशन से ये जो इत्तेहादी हुकूमत थी हेडेड बाय मियां शहबाज शरीफ, उन्होंने मेहनत करके इस हालात को बेहतर करने की तरफ ले गए हैं। कोई भी हुकूमत आइंदा इलेक्शन में जो आएगी उसको बड़े चैलेंजेस का सामना करना। सामना होगा। मैं आता हूँ रफ़ीक रिजवाना साहब, चूँकि आपने 2-3 बातें की हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, सिनेरियो एक डेवलप किया है रफ़ीक रिजवाना साहब ने। मैं ये इसलिए पहले पूछ रहा हूँ कि इसके बाद बुनियादी तौर पे सवाल तो असल वो हैं, उसकी तरफ आते हैं कि इलेक्टेबल्स हैं, फिर बड़ी जमातें हैं, उनका एक इंटैक्ट वोट बैंक है। आप समझते हैं कि अब ये जो इलेक्शन आएगा, इसके हवाले से आगे सवाल करते हैं, इलेक्शन आएगा, इसमें ये फैक्टर्स अब रेलेवेंट रह गए? बहुत शुक्रिया जनाब। रफ़ीक रजवाना साहब हम साउथ पंजाब के रहने वालों का फ़ख्र है, मेरी तरफ से उनको सलाम अर्ज़ है। शुक्रिया जनाब, आप भी हमारे साउथ पंजाब के फ़ख्र है, शुक्रिया। अच्छा, ये नदीम साहब बात यह है कि ये इंतखाबात में जो इलेक्टेबल्स होते हैं इनका हमेशा रोल रहता है। इलेक्टेबल्स वो लोग हैं जो पार्टी की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस के अलावा भी खुद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर या तो जीत सकते हैं या एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की उनकी सपोर्ट रहती है। तो जब ऐसे हालात पैदा होते हैं जो इस वक्त पैदा हो गए हैं, तो इस वक्त ये जो इलेक्टेबल्स हैं ये मोस्टली एक ऐसी पार्टी से दूर होके चले जाते हैं जो मुश्किल में हो। तो चूंकि पीटीआई इस वक्त मुश्किल में है, इसलिए जो लोग इलेक्टेबल्स हैं वो कोशिश करेंगे कि वो अपना ठिकाना किसी और पार्टी में ढूंढें या खुद इंडिपेंडेंट के तौर पे इलेक्शन लड़ें। तो ये फैक्टर हमेशा रेलेवेंट रहता है। ये कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन बहरहाल रेलेवेंट रहता है। अच्छा, इसमें अब आप ही से शुरू कर रहा हूँ अहमद बिलाल महबूब साहब। वज़ीर आज़म क्लियर हैं कि हम जा रहे हैं, वक्त से पहले जा रहे हैं, और इंतखाबात जो हैं वो ज़ाहिर है कि चूँकि वक्त से पहले जा रहे हैं तो 90 रोज़ के अंदर होंगे। लेकिन फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब फरमाते हैं कि हालात को देख के जो है वो फ़ैसला किया जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि हालात को देख के ही फ़ैसला होगा? देखिए, कौमी असम्बली को प्रीमेच्योर डिसॉल्व करने का जो सवाबदीदी इख्तियार है ना, वो वज़ीर आज़म के पास है। तो वज़ीर आज़म ये फ़ैसला करेंगे, लेकिन जाहिर है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है और कोलिशन गवर्नमेंट में अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ कुछ मफ़ाहमत करनी पड़ती है, उनके साथ मुज़ाकरात होंगे, उसके बाद फ़ैसला होगा। और वज़ीर आज़म साहब ने ये जो बयान दिया है, कबल अज़ वक्त जाने की तरफ इशारा किया है
ये उन्होंने बगैर सोचे समझे और उनसे मशवरा किए तो नहीं किया होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि उनका कुछ न कुछ इत्तेफाक राय इस तरफ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 60 डेज़, 90 डेज़ ये कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। ये इमैटेरियल सी बात है। 60 डेज़ में हो जाए तब भी ठीक है, 90 डेज़ में हो जाए तब भी ठीक है। दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? ये है कि 90 डेज़ के अंदर शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, चूँकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने वापस आना है और वही ग़ालिबन क़यादत करेंगे, थोड़ा-सा ज़्यादा वक़्त मिल जाएगा, तो ज़्यादा मुनासिब है कि नवंबर में ही इलेक्शन हो। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा रफ़ीक रजवाना साहब, आपको क्या लगता है कि सियासी जमातें जो हैं, जैसे मुस्लिम लीग नवाज़ है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ज़ाहिर है मुशावरत यही करते हैं, बड़े फ़ैसले यही करते हैं, बाकी छोटी जमातों को तो एतमाद में लिया जाता है। आपको लगता है कि इलेक्शन जो हैं वो 90 रोज़ में होंगे? और ये जब MQM जो बात कर रही है कि अगर ताख़ीर होती है तो हो जाए, लेकिन जो हल्का बंदियाँ हैं और जो मरदमशुमारी का मामला है, वोटर लिस्टों का सिलसिला है, इसको पहले ठीक किया जाए। लेकिन ये अब तो कोई वक्त नहीं रहा कि मरदमशुमारी की जाए, वोटर लिस्टें साफ ज़ाहिर है दुरुस्त की जाएँ। वोटर लिस्टों के लिए उन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया है, ग़ालिबन को डेट एक्सपायर होने वाली है या हो गई है। उन्होंने रिवीजन की और नए वोटों के इंदराज की उन्होंने तारीख दी थी। जहाँ तक मरदमशुमारी का इशू है, जो बड़ा बर्निंग इशू बनता जा रहा है, जैसे कि मरदमशुमारी पर सिंध में बड़े इख्तलाफात थे कि शहरों की आबादी बढ़ने की बजाय कम दिखाई गई। एज़ दे एलिजेड, MQM ने एलिज किया, जमात इस्लामी ने एलिज किया कि ये बड़ी ज़्यादती हो रही है। मगर अब बात ये है कि मरदमशुमारी की तरफ जाएंगे तो इलेक्शन होंगे डिले। हमारे मुल्क के मसाइल ऐसे हैं कि जितनी जल्दी मुंतखब हुकूमत आ जाए और अपना निज़ाम संभाल ले, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत कर ले, और फिर IMF के साथ जो डील हुई है उससे अगला प्रोग्राम मैच्योर होने वाला है, उसके डायलॉग होने हैं, उसकी डिस्कशन होनी है, उसके जो है ना तरीक़ाकार तय होने हैं, बड़ी चीज़ें सामने आनी है। तो एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत इलेक्शन के ज़रिए जो वजूद में आएगी, वो जितनी जल्दी आइन के अंदर दी हुई मियाद के अंदर आ जाए तो मुल्क के लिए बेहतरी है। मेरी नज़र में एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन, मेरी नज़र में और कानून और आइन का तालिब इल्म होने की हैसियत से और इलेक्शन का तालिब इल्म होने की हैसियत से, मेरी नज़र में इलेक्शन 90 डेज़ या 60 डेज़ जब भी हो, इन्हीं दिनों में हो जाए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक नई बहस चल पड़ेगी जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये तो आज की सिचुएशन है। और मरदमशुमारी की बात देखें, एक जेन्युइन भी है, कानूनी भी है, आईनी भी है, मगर वी डोंट हैव एनी टाइम नाउ। उसके ठीक है। लिए आपको चाहिए कि फिर वो मरदमशुमारी करें, फिर नए हलके बने, फिर हलकों के मुताबिक तरमीम हो, तरमीम के मुताबिक हलके जो बढ़ाने हैं वो आइन का हिस्सा बने, और फिर उसके मुताबिक इलेक्शन जो लॉ है उसमें चीज़ें आनी चाहिए। तो इस कौन सा वक्त रहेगा, कौन सी असेंबली कानून बनाएगी जब रहेगी। पार्लियामेंट ही नहीं होगी? और जी मैं आता हूँ, तो इसीलिए जी रफ़ीक रजवाना साहब जी मैं आता हूँ। इसमें अब अहमद बिलाल महबूब साहब ये फरमाइएगा कि बहुत सी बातें होती हैं, ये बात भी कही जाती है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रेलेवेंट नहीं हो जाते उस वक़्त तक मामलात शायद उस रुख की तरफ ना जाएं। मुस्लिम नवाज़ का भी यही तकाजा रहा है, जो मुतालबात सामने आते रहे हैं। इस तनाजुर में इसको भी ऐड कर लीजिए कि मुत्तहिदा का जो इतना वाशगाफ आज स्टेटमेंट आया है, वो वैसे ही तो नहीं आया होगा। इसको अगर थोड़ा-सा एक साज़िश के कॉन्टेक्स्ट में गौर किया जाए तो शायद आपकी बात उस तरफ शायद दुरुस्त साबित हो। लेकिन मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि मुत्तहिदा का तो बड़ा एक कंसिस्टेंट स्टांस रहा है मरदमशुमारी के बारे में। वो बहुत सेंसिटिव थे। 2017 की मरदमशुमारी उनके ख़्याल में कराची में और अर्बन एरियाज़ में बहुत कम गिनी गई थी आबादी। इसलिए उन्होंने ये मुतालबा किया था, जो उस वक़्त PTI के इत्तेहादी थे, और उनकी बात को मान के और पीपल्स पार्टी की बात को मान के ये फ़ैसला हुआ था कि हम नई मरदमशुमारी 10 साल के बाद करवाने के बजाय 5 साल में करवा देते हैं।
चुनाचे ये नई मरदमशुमारी हुई। लेकिन एक हादसा ये हुआ है कि इस दौरान पीटीआई के मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया कौमी असम्बली से। अब कौमी असम्बली के अंदर तादाद इतनी नहीं है, यानी पूरी तादाद भी इतनी नहीं है कि वो 2/3 ऑफ द नेशनल असम्बली बन सके। यानी ये कि कौमी असम्बली के अंदर आइन के अंदर तरमीम नहीं हो सकती। और मेरी एक आम आदमी की हैसियत से जो आइन और कानून को वैसे पढ़ता है, मेरा ख्याल ये है कि जब तक आर्टिकल 51(3) के अंदर जो टेबल दिया गया है जिसमें सूबों के लिए कौमी असम्बली की नशिस्तें मुख्तस की हुई हैं, उसके अंदर तरमीम ना हो जाए, उस वक्त तक नई हल्का बंदियों का काम नहीं हो सकता नई मरदमशुमारी पे। और अब चूंकि आइन के अंदर तरमीम हो नहीं सकती, तो इसलिए मजबूरी है कि पुरानी ही मरदमशुमारी के मुताबिक 2017 के मुताबिक इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ये एमकेएम के लिए ज़ाहिर है बड़ी मायूस कुन बात है, लेकिन इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अगर आप कुछ और वक्त भी दे दें नोटिफिकेशन के लिए, 3 महीने बाद मसलन ये नोटिफिकेशन आ जाए, इलेक्शन डिले भी हो जाए, तो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट का तकाजा है या ज़रूरत है, वो तो फिर भी बाकी रहेगी, और वो कौन करेगा? तो इसलिए ये तो इस वक्त मुमकिन ही नहीं है। और 2017 की मरदमशुमारी के ऊपर इन्हिसार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका किसी को भी ख्याल नहीं था कि पैदा हो जाएगी, लेकिन हो गई है। ठीक। अच्छा, अब इसमें इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि जी 60-90 जो भी जिस तरीके से भी तय हो आइनी तौर पे इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस हवाले से मुख्तलिफ़ बयानात आते रहे हैं, आज तक आ रहे हैं। जैसे मैंने आज़म नज़ीर ताडर साहब के बयान का हवाला दिया। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ चाहती है कि थोड़ा ताख़ीर हो जाए, कुछ अरसा और मिल जाए, या नहीं कि नहीं जो इंतखाबात का मुद्दत है उसी में हो? देखिए जी, वज़ीर आज़म साहब का बड़ा वाज़ेह बयान है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हमारे कायद मोहतरम कायद का बड़ा वाज़ेह बयान है, और हमें हिदायत है कि इलेक्शन की तैयारी करें। हम लोगों ने अपने-अपने हलकों में, हमारी पार्टी ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और जमहूरियत हमारा जो है वो हमारी जमहूरियत हमारी पॉलिटिकल पार्टी की रूह है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की रूह होनी चाहिए और है। तो वी कैन नॉट इमेजिन कि जी अब ये इलेक्शन डिले हो। अब तो इस इलेक्शन पे डिले होने का कोई मुझे तो चांस नजर नहीं आता। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि मैं तकरीबन हर चैनल पे कभी इत्तेफाक हो जाए, ज़्यादा शौक तो नहीं है मुझे ज़्यादा चैनल पे आने का। इत्तेफाक की बात हो जाए तो मैं ये कहता हूँ कि जी प्लीज़ आप मफरूज़ों पे बेशक आप पूछ लिया करें, उसको ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, ओवर स्ट्रेच करेंगे तो सुनने वाले और नाज़रीन जो ये इस प्रोग्राम को सुनते हैं तो उनका ज़हन पहले ही कन्फ्यूजन का शिकार होता है मसाइल की वजह से। तो ये मफरूज़ों पे जब हम गुफ्तगू करते हैं तो वो मुख्तलिफ ख़्याल ज़हनों में आते रहते हैं। तो इसको जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैं नहीं समझता कोई ऐसी सिचुएशन खुदा न नहीं, ख़ास्ता है, रफ़ीक रिजवाना क्योंकि साहब हालात मफरूज़े पर नहीं कहा, चूँकि आइन आज आज़म क्लियर है, नज़ीर ताडर का आइन स्टेटमेंट आ गया, सुनिए, तो मैंने उस स्टेट जो सुने बयान था सुने वज़ीर वो आज़म उनका का वो तो स्टेटमेंट है। क्लियर है। इट माइट बी पर्सनल व्यू, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपने मुझे प्रोग्राम में मेरे से पूछ रहे हैं तो आई हैव टू गिव माय पर्सनल व्यू एज़ वेल एज़ मेरी पार्टी के वज़ीर आज़म का जो बयान है और जनाब नवाज़ शरीफ साहब का जो बयान है। उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, मैंने बयान पढ़ा है, वो उसका खुद वज़ाहत दे सकते हैं उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की। उनकी एक बात को अगर बयान के यहाँ पाकिस्तान में रिवाज है कि कोई बंदा बयान दे तो उसकी पूरा उसका मतन नहीं पढ़ा जाता। तो एक चुभता हुआ जो बयान की लाइन है ना उसको पकड़ लेते हैं, फिर उस पर तबसरे शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आई कुड नॉट से एनीथिंग कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की। उन्होंने कुछ स्ट्रेट अवे तो नहीं कहा कि जी हालात होंगे तो इलेक्शन होंगे। ये कांट से समझदार आदमी है, बड़े सीजनड आदमी है। तो इसलिए इस बात को मेरा ख्याल है ज़्यादा ना स्ट्रेच किया जाए तो बेहतर है। पाकिस्तान के आइन के अंदर सब कुछ मौजूद है और हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं है और ना ही होनी चाहिए। और और हमको किस लाइन में हम लगाए रखेंगे अगर इलेक्शन नहीं क्या कराएंगे। नो होगा? दैट्स रॉन्ग। मैं आता हूँ रफ़ीक रिजवाना साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब अहमद बिलाल महबूब साहब, ये जो नई सफ़राई हो रही है, नया पार्टियां भी उभर कर सामने आ रही हैं, आपको इंतखाबी मार्का जो है
वो किस नौइयत का और किस माहौल का होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये हमें तवक्को तो यही रखनी चाहिए कि ये जितना फ्री और फेयर इलेक्शन हो सकता हो, वैसे ही होना चाहिए। लेकिन हमारी माज़ी की जो तारीख़ है, वो हमें ये बताती है कि जिस पार्टी को ज़रा ज़ोर लगा के हटाया जाता है, उसको फिर इमीडिएटली बाद में आने वाले इंतख़ाबात में पावर में नहीं आने दिया जाता। ये आप हिस्ट्री देख लें, 1985 से ऑनवर्ड्स जो हुकूमतें आई हैं, उनको जब हटाया गया तो फिर उसके बाद में तो कई दफ़ा आई हैं, लेकिन इमीडिएटली बाद वाले इलेक्शन में तो नहीं आई, क्योंकि उसकी वजह से जो खतरात पैदा हो जाते हैं ताकतवर हलकों को, वो अफोर्ड नहीं किए जा सकते। तो इसलिए मुझे तो ये लगता है कि ये जो तोड़-फोड़ का अमल जारी है, ये उसका प्रिल्यूड है। इस वक़्त आज जो खैबर पख्तूनख्वा की आपने खबर का ज़िक्र किया था, उससे पहले पंजाब में खबर आ चुकी है। तो वो तोड़-फोड़ का जो अमल है, वो इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वो अब एक नई सफ़बंदी होगी। उस सफ़बंदी का सही असल में सफ़ें क्या होंगी, ये अगले 1 महीने के अंदर वाज़ेह हो जाएगा। जब तक कि असेंबलियाँ डिसॉल्व होंगी, उस वक़्त तक मेरे ख़्याल है ये सफ़ें बड़ी क्लियरली बन चुकी होंगी और उसके मुताबिक मुकाबला होगा। लेकिन ज़ाहिर है कि पीएमएल-एन और पीटीपी-पीपी ये 2 बड़ी लीडिंग कंटेंडर्स होंगे आने वाले इलेक्शन में, और पीटीआई की जो जानशीनी है, वो जो कोई भी सँभालेगा, वो भी अपनी जगह बहरहाल एक मकबूल पार्टी है, तो उसका भी एक असर और रसूख होगा। लेकिन बड़ी पार्टियाँ मेरा ख़्याल है नवाज़ और पीपल्स पार्टी के तौर पे, कुछ पंजाब में, कुछ सिंध में, वो ये इंतख़ाब लड़ेंगी। इसका मतलब है लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब, एक छोटा सा इसमें सवाल है, फिर मैं जाता हूँ रफ़ीक रिजवाना साहब की तरफ। आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और ये जो परवेज़ खटक साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, इसके सियासी हैसियत को कैसे तोलते हैं? देखिए, इसके अंदर भी बहुत से इलेक्टेबल शामिल हुए हैं। खुद जहांगीर तरीन साहब बहुत मोहतरम आदमी हैं। उनकी बहुत फॉलोइंग है, वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को साथ लेके चलते हैं, बड़ी अच्छी टीम बनाते हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट ख़ास तौर पे पंजाब में बनवाने में जहांगीर तरीन साहब का पर्सनली बहुत रोल था। तो वो उनका असर और रसूख जो है वो अब पीटीआई के पलड़े में नहीं होगा, बल्कि वो अपनी जमात के पलड़े में होगा और शायद किसी हद तक पीएमएलएन के पलड़े में होगा। तो उसका बहुत असर होगा। उससे भी ज़्यादा परवेज़ खटक साहब बहुत सीज़न्ड पॉलिटिकल ऑपरेटर हैं। तो उन्होंने जो आज मार्का सरअंजाम दिया है, उसके बाद पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में उसकी पार्टी को कमज़ोरी का सामना होगा। ये सही है कि इमरान खान साहब की अपनी एक पर्सनल मकबूलियत है और उनकी एक फॉलोइंग है, वो रहेगी। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब शायद आने वाले इलेक्शन में इस वक़्त जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, वो ये लग रहा है कि उनके खिलाफ जो केसेस बन रहे हैं, जो उनके खिलाफ एक मुहिम चल रही है, उसके नतीजे में शायद वो अगले इंतखाबात में मुहिम की शायद क़यादत भी ना कर सकें। तो इसलिए ये 2 पार्टियाँ बड़ी अहम बन जाती हैं, जानशीन के तौर पे पीटीआई के। अच्छा, अब इसमें रफ़ीक रिजवाना साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान जी। मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए इन हालात के अंदर नवाज़ शरीफ की वापसी जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। हिचकिचाहट या ताख़ीर किस चीज़ की है? शहबाज शरीफ साहब 14 महीने वज़ीर आज़म भी रहे, उनके ख़िलाफ़ जो कहते हैं मेरे साथ ज़्यादती हुई, उसका मदावा भी हो गया। तो नवाज़ शरीफ साहब की क्या हिचकिचाहट है? कोई स्टार्ट नहीं है, ये उनके कानूनी कुछ पेचीदगी हैं, उनके खिलाफ जो केसेस पेंडिंग हैं, खास तौर पे वो अपील जिसमें उनकी जमानत हुई थी और जिस पर लंदन में इलाज कराने के लिए गए थे, दोज आर अंडर कंसिडरेशन और वो उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, कानूनी मशावरत हो रही है, इंशाल्लाह वो जल्दी वापस आएंगे। ये तो ओपनली कह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर साहब भी, और मरीम नवाज साहिबा भी कह चुकी हैं कि अगले इलेक्शन मुहिम जो पीएमएल-एन की है, उसको भी नवाज शरीफ साहब जो कायद है पार्टी के, वही लीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात ये, एक बात हम भूल गए, जमा जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान की भी बहुत अच्छी मकबूल जमात है, खास तौर पे केपीके में और कुछ बलोचिस्तान में, तो उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, पीडीएम के इत्तेहाद का हिस्सा भी है। इसी तरह एमकेएम कराची में है, अब वो मरदमशुमारी पे क्या अपना एक स्टैंड लेके खड़े हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, मगर उनकी ये अब बेवक्त की रागनी होगी मेरी नज़र में, माजरत के साथ। तो जेयूआई को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बाकी ये जो पार्टियां बन रही हैं, आपने कहा ना, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सफ़ बंदियाँ हो रही हैं,
तो मुझे एक थोड़ा सा लाइटर नोट भी याद आएगा, इन सब बनिएगा जो इमाम होगा, फिर पता चलेगा इनका क्या होगा। नहीं, अब इसमें रफ़ीक रिजवाना साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है अब डोल जो है वो तो डल रहा है, आप भी पुरुमीद हैं कि इलेक्शन जो हैं वो अपने वक्त पर होंगे, तो ये जो नए आपके पुराने हरीफ जो हैं, जो बहुत अच्छा आप लोगों के बारे में माजी में कहते रहे हैं, क्या इनके साथ सियासत के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, इनके साथ भी मामला तय पाए जा सकते हैं आने वाले वक्त में? ये कौन से हरीफ जी, जरा नाम लीजिए ना। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और ये जो आप पाकिस्तान तहरीके साफ पार्लियामेंटेरियन बनी है, आपके ये हरीफ बड़ी वाज़ेह सी सूरत जी, एक बड़ी वाज़ेह सी सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पहले आज़ाद कुछ बने थे और उसके बाद वो पीटीआई में शामिल हुए, जब अदम एतमाद हुआ और वो सीटों से फारिग हुए, तो उनको मुस्लिम लीग नून ने वो सीटें ऑफर की और वो इलेक्शन लड़े, कुछ जीत गया कुछ हार गया। अब हमारी पार्टी में जो वर्कर लेवल तक तासुर है वो ये है कि अब हमारी जमात मुस्लिम लीग नून इंडिपेंडेंटली अपने अपने कैंडिडेट जो है वो फील्ड करेगी। अब 14 मई का जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, तो उसके लिए जब टिकटों की दरखास्तें मांगी गई, तो मुस्लिम लीग नून के पास हर सूबाई हल्के में वो 8 और 10 जो है ना, कम से कम 8 से लेकर 10 तक कैंडिडेट्स हर हल्के में थे। उनमें से कम पहले 1 2 3 तो टॉप प्रायोरिटी में हैं, जिनके कोई भी फैसला अगर होता तो उनको टिकटें मिलती। तो मेरी नज़र में हमारी पार्टी के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा इस तरह की एडजस्टमेंट करना, इन जमातों के साथ चलना, मगर कहीं बड़े लार्जर इंटरेस्ट के को सामने रखते हुए कुछ सीटों पर शायद फैसला हो जाए। ये एक ऐसा पॉलिसी मैटर है जमात का और बाकी जमातों का, जिसके बारे में मैं कोई क्लियर कट तो मैं मिसाल नहीं दे सकता, ना ही मैं इसमें कोई क्लियर मौक़िफ़ बल्कि कोई मौक़िफ़ ही रख सकता हूँ। मेरी नज़र में ये पार्टी पॉलिसी का ही फैसला होगा, मगर इस वक्त तक जो जनरल इंप्रेशन है हमारी जमात के अंदर, वी हैव टू कंटेस्ट ऑन ईच एंड एवरी सीट एज कैंडिडेट्स ऑफ कैंडिडेट फ्लोर। पीएमएल। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया रफ़ीक रिजवाना साहब, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।